वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात का शेड्यूल तय था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में ट्रंप का ज़ोहराना संगे मील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में इस तरह की गर्मजोशी पहले नहीं देखी गई। सदर ट्रंप से तवक्को होनी चाहिए कि वो आज ईरान पर बात करेंगे। पाक अमरीका पेशरफ्त के खित्ते के अलावा भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान हालिया बहरान में अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहाँ मौजूद हैं तो दर्जा हरारत में कमी लाई जा सकती है। मजीद कहा कि पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का बड़ा अहम किरदार था। पाक अमरीका पेशरफ्त के खित्ते पर भी खुशगवार असरात पड़ेंगे। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने की वार्निंग। ट्रंप का कहना है कि कोई नहीं जानता अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। अब ईरान का दिफा खत्म हो चुका, उनकी फजा हमारे कंट्रोल में है। हम उनके सारे न्यूक्लियर असासे तबाह करने जा रहे हैं। जंग में बहुत कुछ बुरा भी होता है। जब तक मकासद मुकम्मल हासिल न हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हफ्ते या उससे कम में बहुत कुछ हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमरीका से बातचीत करना चाहता है। वो व्हाइट हाउस आने को भी तैयार हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उन्होंने पहले क्यों बातचीत नहीं की? आखिरी मिनट में ईरान ने कहा कि वो मुआहदा नहीं करेंगे। मैंने 60 दिन की मोहलत दी थी। 60 दिन के बाद 61वां दिन आया और बहुत शानदार हमला हुआ। 61 बहुत मशहूर नंबर हो जाएगा। ईरान के बुरे इरादे थे। 40 साल से वो अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। क्या हम एक दुश्मन मुल्क को बर्दाश्त करते जिसके पास एटमी हथियार हो और वो दुश्मनों को तबाह करना चाहे? अमरीकी सदर ने बताया कि उनकी रूसी सदर प्यूटिन से बात हुई। प्यूटिन ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश की। मैंने प्यूटिन से कहा पहले रूस यूक्रेन जंग में सालिसी करें, ईरान के मुतालिक बाद में फिक्र करें। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी फौज कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा अगर अमरीका ईरान के मामलात में फौजी मुदाखलत करता है तो उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कहा इस जंग में अमरीका का दाखिला 100% उसके नुकसान में होगा और ईरान को होने वाले मुमकिन नुकसान से कई गुना ज्यादा नुकसान अमरीका को उठाना पड़ेगा। मजीद कहा अमरीकी सदर ने ईरानी कौम को सर तस्लीम खम करने की धमकी दी थी। ये अक्लमंदी की बात नहीं कि ईरानी कौम किसी के आगे झुक जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी की जारियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की मंतक और जज्बा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान ने अमरीकी सदर की धमकियों को बेअसर करार देते हुए कहा कि धमकियां सिर्फ उन्हें दी जाती हैं जो उनसे डरते हों, मगर ईरानी कौम ऐसी धमकियों से कभी मरऊब नहीं होती। तो वहीं ईरान का इसराइल पर 12वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में पहली बार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल बैलिस्टिक मिसाइल सजील का इस्तेमाल किया गया। इसराइल पर 3 सजील मिसाइल फायर किए गए। सजील मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हर किस्म के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सजील मिसाइल में ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। ठोस ईंधन वाले मिसाइल माया ईंधन वाले मिसाइलों से ज्यादा अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के ज्यादातर मिसाइल माया ईंधन से चलने वाले हैं। सजील ईरान का तवील फासले पर मार करने वाला मिसाइल है जो इसराइल, यूरोप के कुछ हिस्सों और खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। ईरान ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा किसी ईरानी एहलकार ने कभी व्हाइट हाउस में मुलाकात का नहीं कहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने एक्स पर लिखा कि इसके झूठ से ज्यादा काबिल नफरत ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की बुज़दिलाना धमकी है। ईरान दबाव के तहत बातचीत नहीं करता, दबाव के तहत अमन को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा ईरान किसी भी खतरे का भरपूर जवाब देगा और किसी भी इकदाम का जवाब बाहिमी इकदाम से देगा। ईरान का इसराइल पर 12वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में पहली बार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल बैलिस्टिक मिसाइल सजील का इस्तेमाल किया गया। इसराइल पर 3 सजील मिसाइल फायर किए गए। सजील मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हर किस्म के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सजील मिसाइल में ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। ठोस ईंधन वाले मिसाइल माया ईंधन वाले मिसाइलों से ज्यादा अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के ज्यादातर मिसाइल माया ईंधन से चलने वाले हैं। सजील ईरान का तवील फासले पर मार करने वाला मिसाइल है जो इसराइल, यूरोप के कुछ हिस्सों और खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में 2 बच्चों और हामला खातून समेत 6 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बच्चे इस्फहान के करीब हमले में शहीद हुए। नजफाबाद में इसराइल ने 2 गाड़ियों को निशाना बनाया जिसमें हामला खातून और उसका शौहर शहीद हो गए। हमले में शहीद 2 बच्चों की उम्रें 10 साल और 13 साल बिलतरतीब बताई जाती हैं।
پاکستان اور ایران کے درمیان تمام بارڈر کراسنگ مکمل فعال ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران سرحد پر آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سرحدی افواہوں سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں، تمام بارڈر کراسنگ مکمل طور پر آپریشنل ہیں۔ پاک ایران سرحد کی بندش سے متعلق خبریں گمراہ کن اور جھوٹی ہیں۔ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں مشاہد حسین سید کی گفتگو، کہا فیلڈ مارشل کا دورہ علاقائی سیکیورٹی پر پاکستان کی اسسمنٹ اہم ہو گئی ہے۔ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک اور سفارتی پوزیشن واضح کر دی، غیر روایتی عالمی قیادت براہ راست زمینی حقائق جاننا چاہے گی۔ فیلڈ مارشل کی ملاقات ایران اسرائیل کشیدگی کے تناظر میں خاص اہمیت اختیار کر گئی۔ ماضی میں جنرل کیانی کو بھی امریکی قیادت سے اہم بات چیت کا موقع ملا تھا۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ، دوست اور سفارتی شراکت دار ہے۔ ایران پر حملے نیوکلیئر نہیں، رجیم چینج کے ایجنڈے سے جڑے ہیں۔ امریکہ چین کو قریب لانے والا پاکستان ثالثی کردار ایران تنازع پر بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایران کا مذاکراتی وفد عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات کی تردید کر دی، کہا مسقط میں کسی مذاکراتی ٹیم کی موجودگی کی خبر درست نہیں، عمان میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک موقف، کہا ایرانی طیاروں کی مسقط آمد کو مذاکرات سے جوڑنا بے بنیاد ہے۔ ایران نے کوئی باضابطہ مذاکرات شروع نہیں کیے۔ اطلاعات ہیں کہ 3 ایرانی طیارے عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچ گئے۔ طیاروں میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے زیر استعمال طیارہ بھی شامل ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ایران میں سینٹری فیوجز کی تیاری کے 2 مراکز پر حملے کی تصدیق۔ اسرائیل نے گزشتہ رات ایران میں سینٹری فیوجز کی تیاری کے مراکز پر حملے کیے تھے۔ سینٹری فیوج ایسی مشینیں ہوتی ہیں جو یورینیم کو افزودہ کرتی ہیں۔ افزودہ یورینیم کو بجلی گھر چلانے کے لیے ایندھن بنانے کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ IAEA کے مطابق تہران ریسرچ سینٹر میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جہاں نہ صرف سینٹری فیوجز کے لیے موٹرز بنائی جا رہی تھی بلکہ انہیں ٹیسٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ ایرانی شہر کرج میں ایران سینٹری فیوجز ٹیکنالوجی کمپنی میں 2 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جہاں سینٹری فیوج کی تیاری میں مدد دینے والے آلات بنائے جا رہے تھے۔ بین الاقوامی ادارے کا کہنا ہے کہ ماضی میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت IAEA دونوں مراکز کی نگرانی کر رہا تھا۔ ایرانی فضائی دفاع کی بڑی کامیابی، 61 اسرائیلی ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی ڈرون اور کروز میزائلوں کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ ایران کے ایک فضائی دفاعی اڈے کے قریب اسرائیلی ساختہ اسپائک اینٹی ٹینک گائیڈ میزائل لانچر برآمد ہوا ہے۔ اسپائک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل لانچر اسرائیلی ایجنسی موساد کے ایجنٹ ایئر ڈیفنس کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اسرائیل کا ایران کے میزائل ذخیرہ گاہیں تباہ کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، حملوں میں 40 سے زائد میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے 25 جنگی طیاروں نے حملہ کیا۔ حملوں میں میزائل ذخیرہ گاہوں اور ایرانی عسکری اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں عماد میزائل کے ایک لوڈ شدہ اور فائرنگ کے لیے تیار لانچر کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایران نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ دوسری جانب روسی صدر پیوٹن کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، روسی حکام دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی میں کشیدگی پر بات چیت ہوئی ہے، یہ بتانا ہے روسی حکام کا۔ روسی صدر کا ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کے لیے آمادگی کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا فوری جنگ بندی اور سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ آپ کو بتائیں روسی صدر کا UAE کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تمام بارڈر کراسنگ مکمل فعال ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران سرحد پر آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سرحدی افواہوں سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، تمام بارڈر کراسنگ مکمل طور پر آپریشنل ہیں۔ پاک ایران سرحد کی بندش سے متعلق خبریں گمراہ کن اور جھوٹی ہیں۔ اور ناظرین، قابض صہیون ریاست میں بسنے والے شہری ایرانی حملوں سے خوفزدہ، کہا ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح متاثر ہوں گے۔ ایران پر حملے نہ کیے تو وہ ایٹم بم گرا دیں گے۔ تل ابیب کے جنوب میں واقع بیت الیام کا علاقہ ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ اس علاقے کے باسی 33 سالہ ویرونیکا نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس طرح متاثر ہوں گے۔
नुकसान के बावजूद मकामी रिहायशी ईरान पर सेहूनी हमलों के हामी हैं। वेरोनिका इस जगह से 200 मीटर की दूरी पर रहती हैं जहां ईरानी मिसाइल गिरा। वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर कहती हैं, ऐसा करना जरूरी था, लेकिन हमें ये तवक्को नहीं थी कि हम भी इस तरह से मुतासिर होंगे। मिसाइल हमले की वजह से वेरोनिका के अपार्टमेंट की खिड़कियां टूट गईं। आसपास की तकरीबन तमाम इमारात को ऐसे ही नुकसान पहुंचा था। वेरोनिका बताती है, हम सदमे की कैफियत में थे। जिस वक्त BBC ने उनसे बात की, वो खुराक और दीगर जरूरत की अशिया एक सूटकेस में रखकर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। बैतुल-जाम में गिरने वाला ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल उन रॉकेटों से कहीं ज्यादा ताकतवर और नुकसानदेह था जो गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान हमास या हिजबुल्लाह की जानिब से दागे जा रहे थे। मिसाइल हमले के बाद मलबे तले दबे चंद अफराद को घंटों में बचा लिया गया था। ताहम इतवार की शाम तक कम से कम 3 अफराद का कुछ पता नहीं चला था। तिब्बी टीम के रुकन औरी ने बताया कि मैंने उनकी आंखों में खौफ देखा। लोग मलबे की राख में अटे हुए बाहर निकल रहे थे। 67 साल एबी का कहना था, हमें हमले जारी रखने की जरूरत है। जाहिर है हमें ऐसा करना है, वरना वो हम पर एटम बम गिरा देंगे। ईरान की जानिब से इसराइली शहर हाइफा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है, लेकिन इस शहर की एक तारीखी अहमियत भी है कि इस शहर का भारत से क्या ताल्लुक है। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हाइफा इसराइल का शुमाली साहली शहर है जहां एक बड़ी बंदरगाह और तेल साफ करने का कारखाना भी वाक़ है। ईरान की जानिब से इसराइली शहर हाइफा को निशाना बनाने के पीछे क्या वजूहात हैं और इस शहर का इंडिया से क्या खास ताल्लुक है। हाइफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर है और इसराइल के शुमाली हिस्से में वाक़ ये शहर न सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि इक्तिसादी नुक्ता नजर से भी बहुत अहम है। इस शहर में हाईटेक कंपनियां भी मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो या इंटेल, तमाम हाईटेक कंपनियों के दफातर हाइफा में है। हाइफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है जो इस शहर के मुआशी किरदार को और भी अहम बनाती है। हाइफा में बंदरगाह इंडिया से ताल्लुक रखने वाली अडानी ग्रुप ने 2023 में हासिल की थी, जिसके मालिक गौतम अडानी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करीबी ताल्लुकात रखते हैं और उन्हें एशिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। इस बंदरगाह का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के पास है, जबकि 30% इसराइल कारोबारी ग्रुप के पास है। इंडिया और हाइफा के ताल्लुकात की बात करें तो इसकी जड़ें साल 1918 की एक तारीखी कहानी से जुड़ी हैं। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया की जानिब से लड़ने वाले हिंदुस्तानी घुड़सवार दस्तों ने हाइफा शहर तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की मुश्तरका अफवाज को शिकस्त देने में कलीदी किरदार अदा किया था। भारतीय सफारतखाना और हाइफा म्यूनिसिपैलिटी हर साल एक साल यौम हाइफा मनाते हैं। जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो उन्होंने हिंदुस्तानी फौजियों को खराज तहसीन पेश किया। एटमी ताकतों के जौहरी हथियारों में इजाफा, नए खतरनाक दौर का आगाज। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी सालाना रिपोर्ट सिप्री एयरबुक 2025 में जौहरी हथियारों की दौड़ और असलहे के मुआहदों से निकलने के रुझान की निशानदेही कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी थिंक टैंक के मुताबिक जनवरी 2025 तक दुनिया भर में अंदाजन 12,241 एटमी हथियार मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन 9,614 फौजी ज़खायर में मौजूद थे और मुमकिन इस्तेमाल के लिए तैयार हालत में रखे गए थे। इनमें तकरीबन 2,100 हथियार बैलिस्टिक मिसाइलों पर आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी में रखे गए थे, जिनमें से तकरीबन तमाम अमरीका और रूस की मिल्कियत थे। सर्द जंग के बाद जौहरी हथियारों की तादाद में कमी का दौर खत्म हो गया। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक रूस के पास तकरीबन 5,459 जौहरी हथियार, अमेरिका के पास तकरीबन 5,177 जौहरी हथियार, चीन के पास तकरीबन 600 जौहरी हथियार है। चीन ने 2023 के बाद हर साल 100 नए हथियारों के साथ सबसे तेज रफ्तार इजाफा किया है। बरतानिया, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और इसराइल भी अपने ज़खायर बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगरचे अमेरिका और रूस ने 2024 में अपने काबिल इस्तेमाल हथियारों की तादाद को मुस्तहकम रखा, लेकिन दोनों ममालिक अपने जौहरी निज़ाम को जदीद बनाने में मसरूफ हैं, जिससे आइंदा बरसों में इनके हथियारों की तादाद में इजाफा हो सकता है। चीन के बारे में खदशा जाहिर किया गया है कि वो इस दहाई के आखिर तक बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद में अमेरिका या रूस के बराबर आ सकता है। आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी, असलहा कंट्रोल मुआहदों से दस्तबरदारी और एटमी हथियारों की जदीदकारी ने दुनिया को एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल कर दिया है, जो आलमी अमन के लिए चैलेंज बन सकता है। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का अक्सरियती फैसला मौजूद है, जिस पर ताहाल इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदखोयल ने मार्क्स दिए, कागजात नामजदगी में PTI लिख देते, अगर इलेक्शन कमीशन या RO नहीं मानते तो फिर भी आप आज़ाद तो होते। वशारत राजा की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। PTI रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि जब तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया गया तो बहरान ने जन्म लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आइन से इनराफ किया गया और इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, 2018 के बाद बाप पार्टी को बिना इलेक्शन लड़े आजाद उम्मीदवारों के शामिल होने पर मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस जमाल मंदखोयल ने कहा, बाप पार्टी ने
इलेक्शन तो बाकी मुल्क से लड़ा था। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, बाप पार्टी की नशिस्तें मिल गई थी तो आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मिले। सलमान अकरम राजा ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ फैसले का दिफा कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला मौजूद है। कहा गया कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी, कि जबकि हमने 2 बार दरख्वास्त दायर की थी मगर रजिस्ट्रार ने एतराज लगाकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, इलेक्शन की तारीख में ऐसा कब हुआ कि आजाद उम्मीदवारों ने सियासी जमातों से ज्यादा वोट लिए? आपकी बात दुरुस्त है, उस वक्त तमाम आजाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली। अदालत ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि सूबे के अहम महकमों की फंडिंग में 300% तक इजाफा किया गया, जो हुकूमत की अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक संजीदगी का वाज़ेह सबूत है। असमा बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं और उनके नज़दीक जज़ा और सज़ा का उसूल निहायत अहम है। तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए असमा बुखारी ने कहा कि जिन्होंने 50 लाख घरों का वादा किया था वो 50 घर भी ना बना सके। हमारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी फंडिंग को जो है वो 30% से लेकर 300% तक मुख्तलिफ महकमों के अंदर इजाफा किया गया है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो जज़ा और सज़ा के कानून के ऊपर काम करती है। वो अपने आप को जवाबदेह समझती हैं।